आज का हमारा टॉपिक है जैकोबिन क्लब्स। इससे पहले हमने पढ़ा था कि नेशनलिज्म का सबसे पहला क्लियर एक्सप्रेशन फ्रांस में फ्रेंच रिवॉल्यूशन के थ्रू दिखा था, जो कि 1789 में हुई थी। इस फ्रेंच रिवॉल्यूशन के थ्रू फ्रांस में बहुत सारे नए आइडियाज़ जो हैं उन्होंने जन्म लिया, जो बाद में पूरे वर्ल्ड में फैले, जैसे कि फ्रीडम, इक्वालिटी, फ्रैटर्निटी, डेमोक्रेसी। ये सब फ्रांस में तो स्थापित किए ही गए, साथ में ही पूरे वर्ल्ड को इनसे काफ़ी एक कहते हैं ना प्रेरणा मिली कि हमें भी इन चीज़ों को स्थापित करना है अपने देश में, क्योंकि उस वक्त लगभग हर देश में ही मोनार्की थी। ठीक है, तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के थ्रू नेशनलिज्म सबसे पहले क्लियरली दिखाई दिया, और साथ ही फ्रेंच रिवॉल्यूशनरीज ने ऐसे बहुत से ऐसे प्रयास किए जिससे कि लोगों में वननेस और टुगेदरनेस की जो भावना शुरू हुई है वो हमेशा बनी रहे। जैसे कि एक नेशनल फ्लैग होगा, एक नेशनल करेंसी होगी, रीजनल डायलैक्ट्स को ख़त्म कर दिया गया और फ्रेंच को ही एक नेशनल लैंग्वेज के रूप में एक्सेप्ट किया गया। यूनिफॉर्म लॉज होंगे, मीज़र्स एंड वेट्स यूनिट्स का स्टैंडर्डाइजेशन कर दिया गया। ठीक है, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें अपनाई गई जिससे कि लोगों में वननेस और टुगेदरनेस की भावना बनी रहे। अब फ्रांस में तो नेशनलिज्म आ गया था। अब फ्रांस की जो न्यू गवर्नमेंट बनी और फ्रेंच आर्मी थी, अब उनका एम था कि जो कुछ हमने फ्रांस में स्थापित किया है, जो डेमोक्रेसी, जो फ्रेटर्निटी, इक्वालिटी के आइडियाज़ जो हमने फ्रांस में स्थापित किए हैं, वो बाकी की यूरोपियन कंट्रीज़ में भी होने चाहिए। अब हमारा एम होगा कि हम बाकी की यूरोपियन कंट्रीज़ में भी इन आइडियल्स को लेकर, इक्वालिटी, फ्रीडम, फ्रेटर्निटी, डेमोक्रेसी के आइडियल्स को लेकर बाकी के यूरोपियन कंट्रीज़ में भी जाएं, उनमें भी इन आइडियाज़ को स्थापित करें, वहाँ पे भी ऑटोक्रेसी को उखाड़ कर फेंका जाए और डेमोक्रेसी को लाया जाए। अब ऐसे ही तो कोई कहीं घुस नहीं सकता ना जा नहीं सकता। अब जैसे हमारा घर है, हम जब चाहे कोई कितना ही दरवाज़ा खटखटाता रहे, वो घर में कब तक एंटर नहीं करेगा जब तक कि हम वो दरवाज़ा खोल ना दें, है ना। इसी तरीके से जब कहीं किसी के घर में कोई चोर घुसता है, तो वो भी ऐसे ही तो ना धड़ल्ले से जाएगा, दरवाज़ा तोड़ के और घुस जाएगा, वो कहीं ना कहीं से कोई रास्ता देखेगा तब जाके घुसेगा। तो फ्रेंच आर्मी तो ये चाहती थी कि वो बाकी की यूरोपियन कंट्रीज़ में जाए और वहाँ पर अपनी फ्रीडम, इसकी इक्वालिटी के जो आइडियल्स हैं उनको वहाँ पर एस्टेब्लिश करे। लेकिन उसके लिए वो रास्ता भी तो होना चाहिए जिसके थ्रू वो उन यूरोपियन कंट्रीज़ में जाए। वो रास्ता, वो तरीका भी तो हो जिससे कि वो उन कंट्रीज़ में जाकर घुसे। तो ये रास्ता इनको तैयार करवाया जैकोबिन क्लब्स ने। ठीक है, ये फ्रेंच आर्मीज़ को दूसरी यूरोपियन कंट्रीज़ में जाने का रास्ता दिया किसने? जैकोबिन क्लब्स ने। जैकोबिन बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज़ में, इन यूरोपियन कंट्रीज़ में बहुत सारे जैकोबिन क्लब्स बने, और जिन्होंने अपनी एक्टिविटीज़ के थ्रू फ्रेंच आर्मी के लिए रास्ता तैयार किया। अब कौन थी ये जैकोबिन क्लब्स? हमने 9th क्लास में भी आप लोगों ने जैकोबिन क्लब्स के बारे में पढ़ा था, जिसका लीडर कौन था? रॉब्सपियर है। और लेकिन उसमें क्या था, उसमें हमने वो जैकोबिन क्लब्स पढ़े थे जो फ्रांस में ही बना था, जिसका लीडर रॉबेस्पियर था। और उसका एम था कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन के थ्रू जो कुछ लूप होल्स रह गए हैं, जो कुछ कमी रह गई है, उसको हम जैकोबिन क्लब के माध्यम से पूरा करें। जैसे कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन ने पॉलिटिकल फ्रीडम तो दी थी, मगर ये पॉलिटिकल फ्रीडम सिर्फ एक्टिव सिटीजन्स के लिए थी, बाकियों के लिए नहीं। लेकिन जैकोबिन क्लब्स ने उसके लिए प्रयास किया, और सबसे पहला जो यूनिवर्सल फ्रेंचाइज थी पूरी प्रॉपर तरीके से, जिसमें कि वुमेन को भी वोट डालने का राइट मिला था, वो जैकोबिन क्लब्स के दौरान ही मिली थी। ठीक है, तो वो फ्रांस का जैकोबिन क्लब था जिसका एम था कि जो कुछ फ्रांस में रह गया है उसके लूप होल्स को पूरा किया जाए। लेकिन बाकी के जो यूरोपियन कंट्रीज़ में जैकोबिन क्लब्स बने, उनका एम था फर्स्ट फ्रेंच रिवॉल्यूशन की फर्स्ट स्टेप तक पहुंचना, यानी बाकी सेकंड स्टेप यानी यूनिवर्सल फ्रेंचाइज पूरी तरीके से मिले ना मिले, कम से कम कुछ तो मिल जाए, फ्रीडम, इक्वालिटी थोड़ी बहुत तो मिले। तो इनका एम था कि फ्रीडम को, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, डेमोक्रेसी की आइडियल्स को अपनी कंट्री में एस्टेब्लिश करना। ठीक है, तो इसके लिए यूरोपियन कंट्रीज़ में बहुत सारी जैकोबिन क्लब्स बने जिन्होंने अपनी एक्टिविटीज़ के थ्रू फ्रेंच आर्मी को रास्ता दिया। अब कौन थे इसके कौन मेंबर थे जैकोबिन क्लब्स के? अब इस बात पर मुद्दा आता है। देखो, एक पानी की वैल्यू कौन समझेगा? एक
पानी भर के गिलास रखा है, 2 आदमी बैठे हैं, उन दोनों के सामने पानी का एक गिलास हमने रख दिया, कौन उस पे सबसे पहले लपकेगा? जो प्यासा है। तो जो प्यासा है उसे वो ही जान सकता है पानी की क्या वैल्यू होती है। जिसको प्यास ही नहीं लग रही उसे क्या पानी की वैल्यू, तो उसके लिए तो गिलास रखा है तो रखा रहेगा। ठीक है, तो इसी तरीके से जैकोबिन क्लब्स का मेन एम क्या था? फ्रीडम, इक्वालिटी। तो इस चीज़ की वैल्यू कौन समझेगा? जिसके पास ये फ्रीडम और इक्वालिटी नहीं है। तो जो अपर क्लासेस थी, जो पहले से ही रिच लोग थे और पहले से ही पॉलिटिकल पावर में थे, उनके लिए इस चीज़ की कोई वैल्यू ही नहीं थी, फ्रीडम की और इक्वालिटी की। इसकी वैल्यू किसके लिए थी? जो छोटी क्लास के लोग थे, लोअर क्लास के लोग थे, जो काम पूरे दिन मेहनत करते थे लेकिन जिनको फ्रीडम के नाम पर कुछ भी नहीं था, जिनके पास कोई इकोनॉमिक और कोई पॉलिटिकल राइट्स नहीं थे, कोई इकोनॉमिक कोई पॉलिटिकल फ्रीडम नहीं थी, वही लोग तो इस चीज़ को समझेंगे। तो जाहिर सी बात है, जैकोबिन क्लब के मेंबर भी कौन बने? इसी क्लास के लोग बने। द मेंबर्स ऑफ द जैकोबिन क्लब बिलोंग्ड मेनली to the less prosperous sections of society. They included small shopkeepers, artisans such as shoemakers, pastry cooks, watchmakers, printers, as well as servants and daily wage workers. ठीक है, तो जो छोटी लोअर क्लास थी जिनके पास कोई फ्रीडम कोई इक्वालिटी नहीं थी, वो जैकोबिन क्लब्स के मेंबर बने और इनका एम क्या था कि हम भी अपनी कंट्री के लिए इक्वालिटी और फ्रीडम को लेकर आए। द मेंबर्स ऑफ दीज क्लब्स बिलीव्ड इन द आइडियल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी एंड रोज टू अपोज एंड ओवरथ्रो द मोनार्कियल सिस्टम। और इन्हों का मेन एम था कि मोनार्कियल सिस्टम को उखाड़ कर फेंक दिया जाए और उसकी जगह पर क्या आ जाए? डेमोक्रेसी। तो इसलिए जगह जगह यूरोपियन कंट्रीज़, इटली हो, जर्मनी हो, बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज़ में जैकोबिन क्लब्स बने। इक्वालिटी फ्रीडम के लिए इन्होंने डिमांड की, अपोजिशंस हुए काफ़ी। ठीक है, और इसके लिए इन्होंने, अब इन्हें ये लग रहा था कि फ्रेंच आर्मी अगर हमारी कंट्री में आ गई तो वो हमारी कंट्री को ज़रूर फ्रीडम और इक्वालिटी दिला देगी, क्योंकि जब वो लोग खुद इस वैल्यू को मानते हैं, फ्रीडम, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, डेमोक्रेसी को, तो वो हमारी कंट्री में जब आएंगे तो हमें भी तो यही सब देंगे। तो इसलिए जैकोबिन क्लब्स ने अपनी एक्टिविटीज़ के थ्रू फ्रेंच आर्मी को रास्ता दिया, इनवाइट किया कि तुम हमारी कंट्री में आओ और हमारे लिए डेमोक्रेसी लेकर आओ। ठीक है, तो आफ्टर फ्रेंच रिवॉल्यूशन द मेन एम फ्रेंच आर्मी वाज टू स्प्रेड द आइडिया ऑफ फ्रीडम एंड इक्वालिटी इन अदर यूरोपियन कंट्रीज। जब मैंने अभी बताया था कि जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन हो गई थी तो उसके बाद फ्रेंच आर्मी का मेन एम क्या था? इक्वालिटी और फ्रीडम जैसे आइडियल्स को बाकी की यूरोपियन कंट्रीज़ में फैलाया जाए। लेकिन ये कब पॉसिबल था? जब फ्रांस का कंट्रोल जो है इन यूरोपियन कंट्रीज़ पर हो, और ये किसके थ्रू हो सकता था? फ्रेंच आर्मी के थ्रू। और फ्रेंच आर्मी वहाँ कब घुसेगी? जब उसे ये रास्ता दिया जाएगा, और ये रास्ता किसने दिया? जैकोबिन क्लब्स ने। एंड टू प्रिपेयर द वे फॉर फ्रेंच आर्मी मैनी जैकोबिन क्लब्स वर मेड इन यूरोपियन कंट्रीज दैट लेड टू मूव फ्रेंच आर्मीज इनटू हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड एंड मच ऑफ इटली इन 1790s। और 1790s में हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड, इटली, जर्मनी और दूसरे यूरोपियन कंट्रीज़ में जैकोबिन क्लब्स बने। उन्होंने फ्रेंच आर्मीज़ को रास्ता दिया, हमारी कंट्री में आओ और यहाँ पर भी अपनी, जैसे तुमने फ्रांस में आइडियल्स स्थापित किए हैं, यहाँ पर भी करो। और इस तरीके से फ्रांस का कंट्रोल, फ्रांस का उस वक्त राजा मोनार्क कौन था? नेपोलियन बना। ठीक है, और नेपोलियन ने इन कंट्रीज़ पर अपना कब्जा कर लिया और उसने यहाँ पर भी वही एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स लागू किए जो उसने अपनी फ्रांस में किए थे। लेकिन नेपोलियन की एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स में भी कुछ ड्रॉबैक्स थे जिसको अगले टॉपिक में हम पढ़ेंगे।